नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का पर्यावरण व वन्य जीव। इसमें हमने सितंबर 2025 तक जो भी अपडेट डाटा थे वो लिए हैं। इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे रामसर साइट हो गई पूरे जो इंडिया के हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। उसके बाद जो भी टाइगर रिजर्व है वो देखेंगे और अन्य सुरक्षित क्षेत्र हैं वो देखेंगे। साथ ही यूनेस्को में कितने धरोहर शामिल हैं इंडिया के, हम वो सब भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरे इंडिया के अंतर्गत रामसर साइट यानी आर्द्र भूमियाँ हैं वो कितनी हैं। तो पूरे इंडिया के अंतर्गत रामसर साइट है वो 93 है। ये अक्टूबर 2025 तक के जो भी डाटा थे, दो हाल ही में दो शामिल हुई है नई रामसर साइट, उसको भी हमने कवर कर दिया है। तो पहले 91 थी, तो वर्तमान में अब रामसर साइट है वो इंडिया के अंदर कितनी है, यानी भारत के अंदर कुल 93 रामसर साइट है जिनको आर्द्र भूमि हम बोलते हैं। तो सर्वाधिक रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंतर्गत रहेंगी, वो कितनी है 20। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंतर्गत है 20, और दूसरे स्थान पर है वो यूपी का नंबर आता है। यूपी में कितनी है 10। ये दोनों राज्य आप ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 10 है। अब हम बात करेंगे कि पहली रामसर साइट है इंडिया के अंतर्गत वो कौन सी है, जो 1981 में शामिल की गई थी। तो भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और साथ ही हमारे राजस्थान की केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो राजस्थान के अंतर्गत है। इन दोनों को 1981 में शामिल किया गया था रामसर साइट के अंतर्गत। तो भारत की ये दो हैं जो पहली रामसर साइट थी, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद हम बात करें कि हाल ही में जो नवीनतम रामसर साइट हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। तो 90वीं जो थी वो राजस्थान से थी मीनार, और 91वीं थी वो कौन सी खिंचन फलोदी। इन दोनों ही रामसर साइट को कब शामिल किया गया था, इनको 4 जून को शामिल किया था। 4 जून 2025 को ये दोनों रामसर साइट बनाई गई थी राजस्थान के अंतर्गत। कौन कौन सी, एक तो मीनार उदयपुर के अंतर्गत है और खिंचन फलोदी के अंतर्गत है। तो ये दो स्पेशली आप जरूर ध्यान रखेंगे, राजस्थान से हैं दोनों के दोनों। और इन दोनों को मिलाने से राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट हो गई है वर्तमान में। तो राजस्थान के अंतर्गत कुल 4 रामसर साइट हैं। एक केवलादेव पहले से थी और सांबर झील पहले से थी, और दो अब ये होगी मीनार और खिंचन। अब दो रामसर साइट अक्टूबर में और शामिल की थी, वो कौन सी है, तो गोकुल जलाशय बक्सर बिहार के अंतर्गत है, और दूसरी जो है वेस्ट चंपारण, ये भी बिहार के अंतर्गत है। तो ये लेटेस्ट जो आर्द्र भूमि है वो है दोनों, कौन सी, गोकुल जलाशय बक्सर बिहार के अंतर्गत और वेस्ट चंपारण है वो बिहार के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इंडिया के अंतर्गत कुल कितनी रामसर साइट है, वो है 93। अक्टूबर 2025 तक कुल 93 रामसर साइट भारत के अंतर्गत है। अब हम बात करेंगे कि ये जो रामसर साइट है इससे जो एक संधि हुई थी जिसको हम रामसर संधि बोलते हैं या रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, वो कब हुआ था, तो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और ये कहाँ पर है, ये ईरान में शामिल है। ईरान के रामसर शहर से इसका नाम रामसर संधि है वो पड़ा था। अब हमने देखा था कि राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट है, तो राजस्थान के अंतर्गत 4 रामसर साइट है। इसमें पहली कौन सी है, पहली तो है केवलादेव जिसको चिल्का झील के साथ शामिल किया था। पहली रामसर साइट राजस्थान की कौन सी थी, केवलादेव है, जिसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1981 के अंतर्गत रामसर साइट बनाया गया था। इसके बाद दूसरी हम बात करें तो दूसरी जो रामसर साइट है राजस्थान के अंतर्गत वो है सांबर झील, जिसको 1990 में रामसर साइट है वो बनाया गया था। और दो अब बनी थी, कौन कौन सी बनी थी, एक तो खिंचन हो गई जो कहाँ पे है फलोदी में, और एक मीनार है उदयपुर में। इन दोनों को कब बनाया था, इन दोनों को बनाया था 4 जून 2025 को रामसर साइट में शामिल किया था। इस प्रकार से राजस्थान में 4 हैं और पूरे इंडिया में कुल कितनी रामसर साइट है, 93। अब हम बात करेंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कितने हैं। तो पूरे भारत के अंतर्गत ये कितने हैं, पूरे भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कुल कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से यूनेस्को में शामिल 13 हैं। पहले 12 थे लेकिन हाल ही में एक शामिल और हुआ है। तो इस प्रकार से यूनेस्को में 18 में से कुल कितने शामिल हैं, तो यूनेस्को में शामिल हैं वो तो हैं 13, और पूरे इंडिया के अंतर्गत कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो है 18। और 13वां जो नवीनतम जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो कौन कौन सा था जो यूनेस्को में शामिल किया था, तो वो था कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुभूमि जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको 13वां यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 27 सितंबर 2025 को। तो इसे कब शामिल किया था, इसे किया था 27 सितंबर को
यूनेस्को ने अपनी जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किया था। इस प्रकार से जो इंडिया में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से यूनेस्को में कुल 13 शामिल है। और 13वां कौन सा है ये आप ध्यान रखेंगे, कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुभूमि है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको शामिल किया है और कुल 18 है। अब हम बात करेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इससे है वो जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण किया जाता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं उनमें। साथ ही पर्यावरण और विकास का मेलजोल से विकास किया जाता है और साथ ही अनुसंधान और देख रेख नेटवर्क की व्यवस्था है वो इन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत की जाती है। अब हम मोटा मोटी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन कौन से राज्य में, उनकी थोड़ी सूची देख लेते हैं। वैसे 18 हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो पहला है नीलगिरी। तो नीलगिरी आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में, और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। जो कब बनाया गया था, वो बनाया गया था 1986 के अंतर्गत। फिर उसके बाद दूसरा है नंदा देवी जो उत्तराखंड में, फिर एक नोरकरेक जो मेघालय में, फिर एक कच्छ कारण गुजरात में, जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है ये आप ध्यान में रखेंगे, कच्छ कारण गुजरात में। फिर पन्ना मध्य प्रदेश में, जो सबसे अंत में 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। फिर एक है अचानक मार्ग अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, मैं कुछ और बता देता हूँ, जैसे मानस हो गया, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है, वो असम के अंतर्गत है। फिर एक सुंदरबन हो गया, सुंदरबन डेल्टा से आप ध्यान रखेंगे, तो ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन। इसके बाद हम बात करें कंचनजंगा, तो ये एक चोटी भी है कंचनजंगा, ये सिक्किम के अंतर्गत स्थित है, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे शेषचलम पहाड़ियाँ, शेषचलम पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हैं, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व। इस प्रकार से कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 13 हैं वो यूनेस्को ने अपनी वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किए हैं। और जो नवीनतम 13वां है वो कौन सा है, वो कोल्ड डेजर्ट यानी हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल है, वो 13वां बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को धरोहर में शामिल हुआ है। बाकी हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में कुल कितने हैं। तो अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। तो वर्तमान में जो भारत के अंदर कुल राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या 107 है, और जो नवीनतम 107वां था वो बना था सिमलीपाल उड़ीसा का, और ये उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, सिमलीपाल उड़ीसा के अंतर्गत है। और सर्वाधिक नेशनल पार्क की बात करें तो वो होंगे मध्य प्रदेश में। नेशनल पार्क की बात आएगी सर्वाधिक तो कहाँ पे होंगे, मध्य प्रदेश में, कुल 11 हैं। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में कौन कौन से हैं। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, पेरियार और साइलेंट वैली केरल के अंतर्गत हैं। इस प्रकार से बांधवगढ़, कान्हा, पेंच ये सब मध्य प्रदेश में हैं। दाचिंगम जम्मू कश्मीर में, हेमिस लद्दाख में, दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे जो गिंडी या फिर गुंडी है ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो हमने देख लिए। आप जो 107 हैं उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है आपके पास लिस्ट हो, आप वहाँ से भी आप और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको देख सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम बात करेंगे कि भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि टाइगर रिजर्व हैं वो इंडिया में कुल कितने हैं। तो भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 9 है। और नेशनल पार्क भी सर्वाधिक कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में कितने, 11। जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो हम देख लेते हैं। तो वर्तमान में 58 है। जो 55वां जो टाइगर रिजर्व बना था वो हमारे राजस्थान से था, जो 2023 के अंतर्गत बना था, धौलपुर करौली। फिर 56वां गुरु घासीदास तमोर पिंगला, वो कब बना था, 2024 में छत्तीसगढ़ में। ये ध्यान रखेंगे 56वां कौन सा था, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। फिर 97वां बना था रातापानी मध्य प्रदेश में, ये भी 2024 में बना था। और ये 2025 का नवीनतम है। जो 58वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, जो 2025 के अंतर्गत बनाया गया था। अब हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो भारत का कौन सा है, नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब हम देखें कि राजस्थान के अंतर्गत कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं वो स्थित हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद अगला आप ध्यान रखेंगे सरिस्का। फिर एक ध्यान रखेंगे आप मुकुंदरा हिल्स, 3 हो गए। फिर आप अगला ध्यान रखेंगे रामगढ़ विषधारी।
रामगढ़ विषधारी, और लास्ट आप ध्यान रखेंगे जो अभी हमने देखा था 55वां, वो कौन सा था, धौलपुर करौली वाला, जो 2023 के अंतर्गत बनाया गया था। इस प्रकार से राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया और रामगढ़ विषधारी हो गया। इस प्रकार से राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 5 टाइगर रिजर्व हैं। अब हम बात करेंगे अन्य जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो कितने हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो देश में कुल कितने हैं, 574 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और उनमें से राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो वो हैं 26। और सर्वाधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो हैं अंडमान निकोबार में, कितने, 96। तो नेशनल पार्क की बात आए तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, और टाइगर रिजर्व की बात आए, टाइगर रिजर्व तो वो भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 9। जब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात आएगी तो वो सर्वाधिक कहाँ पे हैं, अंडमान निकोबार में 96 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। फिर अगला हम देखें कि इको सेंसिटिव जोन है वो कितने हैं, तो देश में 347 हैं, राजस्थान में कुल 17 हैं। और अंतिम 17वां जो राजस्थान में बनाया गया था वो बनाया गया था ताल छापर को 27 सितंबर 2024 को इको सेंसिटिव जोन है वो घोषित किया गया था, जो 2024 में बनाया गया था। इस प्रकार से राजस्थान में कुल इको सेंसिटिव जोन कितने, 17, और देश में 347 इको सेंसिटिव जोन है। अब हम बात करें कि कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण है वो देश में कुल 145 हैं, और राजस्थान के अंतर्गत उनमें से 37 कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण है वो शामिल है। और राष्ट्रीय जैव विविधता विरासत स्थल की बात करें तो भारत के अंतर्गत कुल 51 राष्ट्रीय जैव विविधता विरासत स्थल है वो घोषित किए गए। जो राजस्थान के 37 कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनकी लिस्ट आप राजस्थान जियोग्राफी के अंतर्गत देख लें, इनसे भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो हाल ही में लास्ट के 5 आते हैं वो तो आप जरूर से देख लीजिए। अब हम बात करेंगे जो यूनेस्को विरासत धरोहर स्थल है उनमें कुल कितने हैं, 44 हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो इंडिया के अंतर्गत यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल है उनकी संख्या कितनी है, 44 है। तो आप इनको 3 भागों में बांटा गया, आप देख लीजिए। जो प्राकृतिक हैं वो कितने हैं, 7 हैं। फिर सांस्कृतिक 36 हैं, और एक है वो मिश्र स्थल घोषित किया गया है। तो देख लीजिए कि जो प्राकृतिक स्थल हैं वो 7 कौन कौन से हैं। तो पहला है काजीरंगा, 1985 में इसे यूनेस्को अपने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। दूसरी है केवलादेव, 1985 में शामिल किया था। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 1985 में शामिल किया था, ये असम में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1987 में शामिल किया था, ये वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी फूलों की घाटी 1988 में शामिल किया, ये उत्तराखंड में है। और ये पश्चिमी घाट जिसे 2012 में शामिल किया, और गेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसे 2014 में शामिल किया। तो ये 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और एक जो मिश्रित है वो भी आप ध्यान रखेंगे, जो कंचनजंगा है इसे मिश्रित धरोहर सूची में शामिल किया है, किसे, कंचनजंगा को। तो आप ध्यान रखेंगे कि मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है, कंचनजंगा है, जिसे 2016 में शामिल किया था। तो ये एक कौन सी है, मिश्रित है। और 7 प्राकृतिक हैं, इसके अलावा 36 हैं, वो 36 और हैं। इस पर आप देख लीजिए कि जिनका वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। तो प्राकृतिक में कितने, 7 हैं, और सांस्कृतिक में 36 हैं, और एक है वो मिश्रित है। तो मिश्रित कंचनजंगा है, 7 प्राकृतिक हमने देख लिए। तो जब बाकी जो भी बचे हैं वो सांस्कृतिक हैं, 36। अब देखिए कि जो नवीनतम लास्ट के 4 हैं वो कौन कौन से वैश्विक धरोहर स्थल हैं। तो 41वां था शांति निकेतन, जो 2023 में शामिल किया गया था, ये बंगाल के अंदर स्थित है। और 42वां था ओसेल के मंदिर, 2023 में शामिल किए, ये कर्नाटक में है। और 43वां जो वैश्विक धरोहर स्थल था वो था शाही कब्रिस्तान मोइदम, जो असम के अहोम राजवंश से संबंधित है, इसे 2024 में शामिल किया गया था। और जो नवीनतम है जिसे अभी हाल ही में शामिल किया है वो कौन सा है, वो है 44वां मराठा सैन्य परिदृश्य, 2025 में शामिल किया है, जिसके अंतर्गत कुल 12 किले हैं जो मराठों से संबंधित हैं, पहाड़ी किले, इनको शामिल किया है। जिनमें से आप ध्यान रखेंगे कि 11 किले तो महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं, जबकि एक किला है वो तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। और ये तमिलनाडु का कौन सा किला है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये तमिलनाडु का जिंजी किला है, ये तमिलनाडु में स्थित है। बाकी 11 किले हैं वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से जो 44 वैश्विक धरोहर स्थल थे वो भी हमने देख लिए। अब हम बात करें कि कृषि जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेट जोन की, तो योजना आयोग ने पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जिसका आधार है वो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति को रखा है। और 14वां जो प्रदेश है उसका नाम है पश्चिमी शुष्क
रेगिस्तानी प्रदेश, जिसका अधिकांश भाग है वो राजस्थान है, वो इसी में आता है। कौन से में? पश्चिमी शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश के अंतर्गत। और वैसे हम देखें कि 15 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं, इनमें से राजस्थान है वो 3 जोन में शामिल है। एक तो छठा हो गया, एक 8वां हो गया और एक 14वां। इन 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में राजस्थान विभक्त है। और वैसे हम राजस्थान जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं कि ICAR के अनुसार राजस्थान है वो 10 कृषि जलवायु भागों में बांटा गया है। इसको आप राजस्थान जियोग्राफी के अंतर्गत कवर करते हैं। अब हम कुछ और हैं वो भी देख लेते हैं, जो भारत में जैव विविधता से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। एक है जैव विविधता प्रवणता। तो जैव विविधता है वो हर जगह एक जैसी नहीं पाई जाती है, और ये जैव विविधता है वो अलग अलग, इसकी निर्भरता वो किस प्रकार से होती है। देखिए, ये क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती है, वहाँ की मृदा पर निर्भर करती है, और तापमान और आर्द्रता का भी जैव विविधता पर इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करें कि सर्वाधिक जैव विविधता वो कहाँ पे पाई जाती है, तो जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और ये भूमध्य रेखा पर है वो अधिक पाए जाते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है, इसके 10 डिग्री उत्तर में तथा 10 डिग्री दक्षिण में यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है। अब हम बात करें कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से हम अगर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भूमध्य रेखा पर जैव विविधता है वो सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता है वो कम होती जाती है। अब हम देखते हैं कि भारत में कुल हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो कितने हैं। तो भारत में हॉटस्पॉट की बात करें तो विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो फरवरी 2016 तक घोषित किए गए हैं। इनमें से भारत के अंतर्गत 4 हैं, तो 2 तो मुख्यतः भारत में शामिल हैं, जबकि 2 और हैं वो कहाँ पे हैं? आधे राजस्थान इंडिया में हैं, और कुछ क्षेत्र है वो इंडिया में है, बाकी वो एशिया में फैला हुआ है। तो देखिए कि भारत में जो भारतीय हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला है जो पश्चिमी घाट है, जो लगभग 65% हिस्सा है वो भारत के अंतर्गत ही स्थित है। फिर दूसरा है पूर्वी हिमालय, जिसका 44.4% हिस्सा है वो भारत में, बाकी अन्य देशों में फैला हुआ है। अब ये 2 तो मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत स्थित हैं, लगभग हिस्सा है वो भारत के अंतर्गत है। यहाँ पे 45% और यहाँ पे 65% हिस्सा है वो भारत के अंतर्गत है, जबकि ये 2 हैं इंडो बर्मा और एक है सुंडालैंड। तो जो इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है इसका सिर्फ 5% हिस्सा ही भारत में है, बाकी अन्य देशों में फैले हुए हैं। और सुंडालैंड वाले का भी 1.28% हिस्सा है वो सिर्फ भारत के अंतर्गत है। ये 2013 में नवीनतम है वो बनाया गया था। तो इस प्रकार से हमने जो ज्योग्राफी में भारतीय पर्यावरण से संबंधित वन्य जीव से जो भी फैक्ट थे वो हमने देख लिए कि रामसर साइट कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व को हमने देख लिया है, राष्ट्रीय उद्यान देख लिए। ये सभी हमने सितंबर लास्ट या अक्टूबर शुरू में जो जहाँ तक अपडेट डाटा थे वहाँ तक हमने देख लिए। तो आगामी एग्जाम में आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने कवर किया है और शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद सभी दोस्तों का।